सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करांगे। भाजपा के साबका मंत्री किसानों के हक विच नितरे ने। साबका मंत्री अनिल जोशी हुण किसानों के हक विच दिखाई दे रहे हैं। गलबात करदिआं अनिल जोशी ने कहा कि वह खुद खेती पेशे नाल जुड़े हुए हैं ते उन्हां नूं खेतीबाड़ी बारे जानकारी भी है। उत्थे उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसानों लई बहुत खतरनाक साबित होए ने। साबका मंत्री अनिल जोशी अपनी ही बीजेपी सरकार नूं अपील करते नजर आए कि किसानों की गल सुन के जल्द तो जल्द मसला हल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानी के मसले का कोई हल नहीं होया है ते नाल ही अनिल जोशी ने भाजपा के मंत्रियों नूं तिखे शब्दों में यह भी कहा कि जेकर किसानों के मुद्दे नूं हल नहीं कर सकते तो राजनीति छड्ड दिओ। क्योंकि मैं तो जो इतने बैठे थे उदों तो कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं मैं सीधी जाके गल करा जो पंजाब की साडी लीडरशिप है। पंजाब प्रधान नूं फोन ते बाकी इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ करके भी इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी निबेड़िया जाए, क्योंकि पंजाब ने बड़ी त्रासदी झेली पहलां ही। तो किसान का दर्द जिहड़ा वा ना, किसान मैं किसानी की है, मैं बहुत पिंड का रहने वाला वां। साडा अपना जिहड़ा वा वाही खेती सीगी जदों असीं पिंड रहिंदे। चलो उस तो बाद बिजनेस किया, उस तो बाद राजनीति च आए, अलग गल आ। पर बड़ा औखा काम है कि किसानी जिहड़ी है सौखी नहीं गी। वो जिहड़ी अपनी लड़ाई लड़ते पे आ, मैं नहीं आंदा कानून गलत होणगे, पर जे कोई ये आखी जाए मैं कर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू साबका सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने 1984 में श्री हरमंदर साहिब उपर फौजी हमले के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चंदूमाजरा ने मंग की है कि इस पिछली साजिश के असल गुनाहगारां नूं सज़ा मिलनी चाहिए है ते उन्होंने मंग की कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जजां की इस मामले में कमेटी बनाई जाए। मैं अज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हुणे हुणा चिट्ठी लिख के हटिया और चिट्ठी भेजी है जिहदे मंग की है कि भारतीय लोक सभा विच मैं मसला उठाया सी जदों 30 साल बाद बरतानिया की संसद दे विच वो गुप्त दस्तावेज जो 1984 के भारतीय फौज के श्री अकाल तख्त साहब के हमले संबंधी नशर होए सी बरतानिया पार्लीमेंट दे विच, और उन्हां जिहड़े सबूत सी गुप्त दस्तावेज सी उन्होंने साडे रौंगटे होर खड़े करते कि साडे देश की प्रभुसत्ता ते साडी देश की आज़ादी ते साडे देश की आज़ादी विच खून डोलण वाले महान शहीदां की शहादत ते साडे देश के हुक्मरानां ने धोखा किया, धरोह किया। और मोदी साहब तो मैं भारतीय पार्लीमेंट में भी मंग की थी। आम आदमी पार्टी के वर्करां ने अमृतसर में विधायक राजकुमार वेरका के घर बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिथे पार्टी के वर्करां ने डिग्रियां नूं साड़ के प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने विधायकों के पुत्रां नूं सरकारी नौकरी दे रहे हैं ते पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार रहने लई मजबूर ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला का पंजाब के 23वें जिले वालों रस्मी उद्घाटन कर दिता है। वर्चुअल तरीके नाल सीएम कैप्टन ने उद्घाटन किया। नाल ही मुख्यमंत्री कैप्टन ने नवे जिले बने मलेरकोटला नूं स्कूल, कॉलेज ते हस्पताल की सौगात भी दी है। तुहानूं दस दईए कि ईद के दिन सीएम कैप्टन ने मलेरकोटला नूं जिला ऐलानिया सी, जिसका रस्मी ऐलान हुण मुख्यमंत्री ने कर दिता है। हुण मलेरकोटला 23वां जिला बनया है। सीएम कैप्टन ने रस्मी उद्घाटन किया है। अपने आप में एक वड्डा इतिहास रखता मलेरकोटला जिला अज 23वां जिला रस्मी तौर पर बन चुका है। राहुल गांधी ने देश में वध रही पेट्रोल डीजल दीयां कीमतों उपर सरकार ते तंज कसिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सूबियां विच अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ते पेट्रोल पंप उपर बिल देंदे वेले तुहानूं मोदी सरकार वालों दिता गया महंगाई का विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी दीयां लहरां लगातार आ रही ने।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿपिन परमार ਦੀ खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे ने आम आदमी की पीठ तोड़कर रख दी है। चंडीगढ़ में आज के दाम की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 91.73 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, जबकि डीजल जो है वो 85 रुपये 94 पैसे के हिसाब से जो है प्रति लीटर चंडीगढ़ में मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप सेक्टर 4 का है और यहाँ पर अमूमन गाड़ियों की भरमार रहती है, लेकिन दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सन्नाटा पसरा हुआ है और यही कारण है कि लगातार दामों के इजाफे ने आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो ऑफिस के लिए जाए तो क्या गाड़ी लेकर जाए या फिर कोई और अल्टरनेटिव देखे। इसी के साथ साथ ना केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बल्कि आम आदमी की जेब पर असर डालती हुई सब्जियों के दामों में भी असर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद देखने को मिला है। लगातार इजाफा जो है वो अलग अलग चीज़ों में देखने को मिला है और ये बढ़ोतरी जो है वो लगातार जो है पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही है कि दाम जो है वो 91 रुपये 73 पैसे पेट्रोल के जो है वो पहुँच चुके हैं और इसी तरह से डीजल जो है वो 85 रुपये 94 पैसे जो है वो पहुंच चुका है और लगातार दामों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी यही सोचता नजर आ रहा है कि आखिर गुजारा करे तो करे कैसे। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तीन खेती कानूनों खिलाफ किसान जथेबंदियों वालों संघर्ष निरंतर जारी है ते दिल्ली धरने ते किसानां ते नौजवान लगातार पहुंच रहे ने ते मानसा रेलवे स्टेशन तो अज सैकड़े किसान ते नौजवान वख-वख किसानी जथेबंदियों नाल मिल के दिल्ली धरने लई रवाना हुए। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਚੌਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। पंजाब सरकार ने झोने की बिजाई की तारीख 10 जून निर्धारित की है, पर मानसा जिले के पिंडों में झोने की बिजाई किसानों वालों आरंभ दी गई है। किसानों ने पहला भी दिन सैकड़े एकड़ रकबे में झोना लाया है, जिस बारे किसान कहते हैं कि लेबर की घाट ते झोने की फसल वेचण विच आ रही मुश्किलों तो बचण लई असीं झोने की बिजाई शुरू कर दी है। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ यार ਗਈ। सर ने कराया, मैं थोड़ी ना कराया। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਣ ਭਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ 5 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ जम के धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि पुलिस भी एक्शन विच नज़र आई, दुकानदारा समेत गाहकों को भी गिरफ्तार किया गया ते प्रशासन वालों एक कार्रवाई की गई कोरोना नियमां दी धज्जियां उड़ाउण ते। चंडीगढ़ विच लॉकडाउन विच ढिल दी गई है, जिस तो बाद जरूरी सेवावां वालियां दुकानां तो इलावा होर दुकानां भी खुलणगीਆਂ ते तालाबंदी विच मिली राहत नूं लैके लोकां नाल खास गलबात कीती साडे पत्रकार विपिन परमार ने। हमारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक हरियाणा में लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन के साथ साथ अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत जो है वो कर दी गई है और ऐसे में रिलैक्सेशंस जो है वो सरकार की ओर से दी गई हैं। दुकानों की जो समय सारणी है उसमें तब्दीली की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें जो है वो खुली रह सकेंगी, नॉन एसेंशियल जो शॉप्स हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऑड इवन फार्मूला को लगातार लागू जो है वो रखने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मॉल्स की टाइमिंग में भी तब्दीली की गई है। मॉल्स को खोलने का फैसला किया गया है, बार रेस्टोरेंट्स को खोलने का फैसला किया गया है, जिनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ मॉल और रेस्टोरेंट्स जो हैं, बार्स जो हैं वो खोले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ शादियों और फ्यूनरल्स की गैदरिंग में भी 21 लोगों की अनुमति जो है उसको देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। वहीं धार्मिक संस्थानों व प्रेयर जहां पर लोग करते हैं, प्रार्थना के संस्था जगहों पर, वहां पर भी लोगों की कैपेसिटी लिमिटेड नंबर्स में जो है वो लोग जाकर जो है वो माथा टेक सकते हैं। ये कुछ फैसले जो है वो कल के महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार की ओर से लिए गए हैं। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजारों के बाहर गाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग बाजारों में अब जो है जो सुनसान पार्किंग्स रहा करती थी, अब पार्किंग्स जो है वो भरना शुरू हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये भी कह रही है कि ढिलाई नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह का दौर देखा हरियाणा ने, 15,000 केसेस से 600 केसेस पर हरियाणा आया है, तो ऐसी परिस्थितियों में नियमों और तमाम SOPs की पालना उसी तरह से की जाए ताकि संक्रमण को इसी तरह से रोका जा सके। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, पंचकुला। पटियाला विच इनोवा कार विच आए 8 लुटेरिਆਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ बक्से विच कागजात सीगे वो भी चोरी कर फरार हो गए। एक सारी घटना CCTV कैमरे विच कैद हो गई है। ਤੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਉਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਜਣੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? 7-8 ਜਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਮੁੱਕੀ ਘਸੋਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ। ਕੋਈ ਛਿੰਨ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ 2 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜੋ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ LED ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 17 ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁरुआत ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ श्रीवास्तव ने डॉक्टर संजय ਨਾਲ बात की। ਵੇਖੋ ਇਹ रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। ट्रायल रन में तमाम आपने भागीदारी की सर, आपने एडल्ट का भी किया, बच्चों का ट्रायल रन। तो ये ट्रायल रन का प्रोसीजर शुरू हो रहा है या ट्रायल रन शुरू हो गया, इसे कहा जाए आज से? नहीं, क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है, उसका हिस्सा होता है, उसके कई फेजेस होते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का। अभी जो शुरू हो चुका है वह सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखने के लिए है। तो ट्रायल यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में शुरू हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इंजेक्शन का जो प्रोसीजर है उसे क्या मंगलवार से शुरू किया जाएगा या सोमवार यानी आज के दिन शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए पहले स्क्रीनिंग की जाती है। सेम वैक्सीन है जो एडल्ट को दी जा रही है, बट हमें उसके लिए जो है बच्चों में सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है, इम्यूनिसिटी का कोई डेटा नहीं है कि बच्चों में एंटीबॉडीज़ कितने बनेंगे, उसके लिए शुरू किया जा रहा है। तो पहले स्क्रीनिंग की जाती है, हेल्दी वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाता है और फिर उनको जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है उनकी बाकी इम्यूनिसिटी और सेफ्टी देखते रहते हैं, उनका फॉलोअप करते रहते हैं। कितने दिन का ये ट्रायल हम कहें देखा जाएगा और कब ये फिजिकली यानी हम ग्राउंड पे इसे इम्प्लीमेंट होते देख सकेंगे? देखिए पूरा जो है 6 से 9 महीने का है, तो बीच में डेटा जनरेट होता रहेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको हमेशा देखती रहेंगी। अगर लगता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि नहीं सफिशिएंट डेटा हो गया तो कभी भी अप्रूव कर सकते हैं। जो मेन कंसर्न है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी का, उसको देखने के बाद उनके ऊपर है, पर ट्रायल तो चलती रहती है। जैसे अभी भी एडल्ट का भी ट्रायल चल रहा है, वैसे ही ये भी ट्रायल चलता रहेगा। ठीक है, तो ट्रायल तो शुरू हो गया, लेकिन इम्यूनिटी की बात आपने की सर, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए क्या इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो अभी ग्लोबल डेटा है आज की डेट में बच्चों में सीवियर डिजीज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने बड़े हुए हैं, बच्चों में सीवियर नहीं है। आज की डेट में कोई एडिशनल वैल्यू नहीं दिख रहा है अगर उनकी मैं बात करूं वैक्सीन देने की, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए हमें कि कल अगर जरूरत पड़ी तो हमें देना पड़ेगा। कल हमें नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक एडिशनल ऑप्शन हो सकता है। रिसर्च इसलिए किया जाता है कि एडिशनल ऑप्शन हमारे पास रहे कि जब भी जरूरत हो दिया जा सके। अभी जो है बच्चों में यह डिजीज जो है बहुत ही माइल्ड है, इसलिए बच्चों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घबराहट बहुत है, पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, तो ये डर कैसे खत्म होगा? अब ये क्यों घबराहट है, शायद कुछ लोगों को मिसकम्युनिकेशन है। मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड वेव आएगा और थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, इस टाइप की जो है मिसकम्युनिकेशन, साइंस इसके पीछे कहीं से नज़र नहीं आता और इसीलिए शायद पब्लिक हेल्थ वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं कि कहीं से साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए किसी भी इस टाइप के स्टेटमेंट का कि बच्चों में आएगा और बच्चे जो है इसके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, उसलिए ये हो, मुझे नहीं पता कि क्यों है। जो मैं साइंस की बात कर सकता हूँ, बच्चों में ये डिजीज़ बहुत ही माइल्ड है, लार्जली बहुत ही माइल्ड है, बच्चों को सिम्टम्स भी नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शन हो रहे हैं। जो सीरो सर्वे बताता है कि इन्फेक्शन उतना ही हुआ है जो हमारे एडल्ट में हुआ है। कितने बच्चों पे किया जा रहा है? नहीं, अभी तो हमने धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आज हमने 25-30 को बुलाया हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। सर, जिस आखिरी सवाल जिस हिसाब से आप तमाम सर्वे कर रहे हैं, इन सर्वे में जो एडल्ट में सर्वे किए थे, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 40-45 हज़ार लगभग थे, और आज जो बच्चों का कर रहे हैं, कितना ये संख्या हो सकता है? नहीं, ये मैं सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल ट्रायल में। हाँ, तो क्लिनिकल ट्रायल में संख्या जो है पहले से निर्धारित होती है। उसमें जो था 25,800 के आसपास था इफिकेसी ट्रायल जो फेज 3 करते हैं। अभी ये फेज 3 नहीं है, अभी सेफ्टी और इम्यूनिसिटी देखना है, उस समय देखेंगे। इसके बाद वो निर्धारित किया जाएगा कि कितना सैंपल साइज चाहिए। डोज वही दे रहे हैं या डोज में कुछ फर्क होगा? सेम डोज होता है। चलिए, तो ये तो संजय राय साहब जिनका साथ कहना है कि सेम डोज के साथ तमाम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और मेडिसिन का जो होगा वो मंगलवार से वैक्सीनेशन देकर तमाम उनको जांच पड़ताल की जाए कि आखिर क्या कुछ उनमें इफिशिएंसी पाई जा रही है। कैमरा परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। श्री मुक्तसर ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है।
ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। श्री मुक्तसर साहिब तो यह मामला सामने आया है। 24 साला नौजवान का कत्ल किया गया है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਬੁੜਾ ਗੁਜਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੱਸਿਆਣਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ। फिलहाल इस बुलेटिन च नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विकते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।